नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी राज्य में होती थी वसूली, कहा राज्य में नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर दी जा रही जिम्मेदारी। विजय राजे सिंधिया की पुण्यतिथि आज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी राजमाता को नमन। राजमाता के कामों को याद कर दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक ने किया शराब बिक्री का समर्थन, कहा सरकार को मिलती है रेवेन्यू, लोगों को मिलती है सैलरी। और कोरोना की रफ्तार हुई कम, पिछले 3 दिनों में एक भी व्यक्ति नहीं हुई मौत। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा छत्तीसगढ़ के नेताओं को मौका दिया है। एटीएम को लेकर बीजेपी अपना अनुभव बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता जब दौरे में जाते थे तब राज्य में वसूली होती थी, अधिकारियों और विभागों को टारगेट दिया जाता था। और राजमाता विजय राजे सिंधिया की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर राजमाता को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने राजमाता के महान कार्यों को याद कर पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि अपने जीवन का हर क्षण लोक कल्याण और अंत्योदय की उन्नति के लिए समर्पित कर देने वाली श्रद्धेय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। अच्छाई, सच्चाई और सेवा के मार्ग कठिनाई आएगी, परंतु अविराम बढ़ते रहो, ये हमने आपसे सीखा है और अपने जीवन का हर क्षण लोक कल्याण और अंत्योदय की उन्नति के लिए समर्पित कर देने वाली श्रद्धेय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल सीएम शिवराज ने कहा है कि राहुल बाबा भूल गए हैं कि देश को विभाजित करने वाले का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। सीएम ने बड़ा हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की मानसिक आयु बहुत कम है। अब चीन आगे बढ़ तक भी कांग्रेस की सरकार थी। बता दें कि तमिलनाडु में अपने प्रचार से दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और 56 इंच सीना रखने वाले व्यक्ति पड़ोसी देश का नाम तक नहीं ले सकते हैं। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे में यहां और पास के इरोड में सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी महज 5 या 6 उद्यमियों के लिए देश का शासन चला रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि राहुल बाबू भूल गए हैं कि देश को विभाजित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। सीएम ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मानसिक आयु बहुत कम है। जब चीन आगे बढ़ा था तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। बता दें कि तमिलनाडु में अपने प्रचार के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। और मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जहां एक और पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम शिवराज से ट्वीट कर प्रदेश में शराबबंदी की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री शराब बिक्री का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी शराब बिक्री का समर्थन किया है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराब बिक्री का समर्थन, उनका कहना है कि शराब बिक्री होने से सरकार को रेवेन्यू मिलती है, जिससे सरकार चलती है, लोगों को
तनख्वाह भी मिलती है। सरकार रेवेन्यू का पैसा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च करती है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में शराबबंदी होने के बाद शराब तस्करी बढ़ी है। नकली शराब से सबसे ज्यादा मौत गुजरात में हुई है, इसलिए नकली शराब बनना बंद करें। और 24 जनवरी को नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि इस सरकार अन्नदाताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में शनिवार को रैली निकालकर भोपाल में राजभवन का घेराव करने जा रहे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए और पानी की बौछार भी की। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ ने इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर गोपालपुर कस्बे में संवाददाताओं से कहा कि भोपाल में प्रशासन ने किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं रही है कि हमारे देश में सबसे बड़ा वर्ग किसान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून की आड़ में देश में खेती किसानी के क्षेत्र के लिए निजीकरण लाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि तीनों काले कानून के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन कानूनों से हमारे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की तबाही होगी, क्योंकि इनसे किसानों की क्रय शक्ति घटेगी, जिससे बाजार चौपट हो जाएगा। और 24 जनवरी को नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपको बता दें केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जो तीनों कानून है ये किसान के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है और किसानों को इन तीनों कानून से उनको अपना लाभ नहीं मिल पाएगा और वो स्वतंत्र होकर अपनी जो फसल है उसे बेच नहीं पाएंगे। ऐसे में किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द इन तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार उनकी लगातार आवाज दबाने में लगा हुआ है और बिल को वापस नहीं ले रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारत देश है यहाँ पर ज्यादा भारी संख्या में केवल किसान रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उनकी बातों को, उनकी मांगों को सुना जाए और पूरा भी किया जाए। और कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित रहे शहर इंदौर में अब 5 के बजाय 32 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इन केंद्रों पर रोज कम से कम 3200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 5 केंद्र होने के कारण अभी तक रोज सिर्फ 500 लोगों को टीका लगाया जा रहा था। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए आज से इंदौर में 5 की जगह 32 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें सरकारी के साथ ही निजी अस्पताल को भी सेंटर बनाया गया है। पहले जिन 5 सेंटरों में टीकाकरण किया जा रहा था उनमें संख्या बढ़ा दी गई है। एमवाई अस्पताल में अब एक ही जगह 3 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि अरविंदो और बॉम्बे अस्पताल में 2-2 सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा अपोलो और चोइथराम अस्पताल में 2-2 सेंटर्स में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद अब रोज कम से कम 3200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। वैसे लक्ष्य तो 3500 लोगों को एक दिन में टीका लगाए जाने का है। आपको बता दें कि अभी तक एक दिन में अधिकतम 500 स्वास्थ्य कर्मियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया ने बताया कि कुछ जगह सत्रों की संख्या भी बढ़ गई है, ताकि एक केंद्र पर 200 से 300 लोगों को वैक्सीन लग पाए। पहले चरण में कुल 28,000 स्वास्थ्य कर्मी पंजीकृत हैं। अब तक 1845 की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। और भोपाल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को लाल परेड मैदान के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झंडा फहराया जाएगा। इसी के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बम विस्फोटक और डॉग सिक्योरिटी और पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान और पैदल मार्च किया जा रहा है।
रेलवे स्टेशन से लेकर मार्केट, बस स्टैंड और खासतौर पर होटलों की विशेष चेकिंग की जा रही है। बिना पहचान पत्र के होटल में ठहरने वालों के खिलाफ सख्त नजर रखी जा रही है। होटल संचालकों को भी बिना आई कार्ड के किसी भी रूम में नहीं देने की हिदायत दी गई है। शहर में 150 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट और करीब 4000 का बल लगाया गया है। इसी क्रम में भोपाल रेलवे स्टेशन, हबीबगंज स्टेशन, आईएसबीटी बस स्टैंड समेत कई संवेदनशील जगहों पर यात्रियों के बैग, सामान की जांच की गई। साथ ही प्लेटफॉर्म पर दुकान की जांच भी की गई। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड का आयोजन पिछले साल की तरह ही किया जाएगा, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएस की टुकड़ी होगी और परेड में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, शौर्य दल शामिल नहीं होंगे। घुड़सवारी कार्यक्रम और झांकियां निकाली जाएगी, सिर्फ इसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे। आईआरसीटीसी 12 से 20 फरवरी तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 4 ज्योतिर्लिंग और साबरमती आश्रम दर्शन के लिए भारत दर्शन ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन गोरखपुर से चलेगी। इसके लिए प्रति पैसेंजर 8,505 रुपए किराया लिया जाएगा। आईआरसीटीसी के इस पैकेज के अंतर्गत ओकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। इसके अलावा द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और बड़ौदा के निकट केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन में बैठने की सुविधा गोरखपुर, देवरिया, सदर मऊ, वाराणसी, जौनपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर और झांसी स्टेशन से उपलब्ध रहेगी। आईआरसीटीसी के मुताबिक इस पैकेज में यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर और रात में शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय यात्रा बसों द्वारा प्रदान की जाएगी। धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी। यात्री आईआरसीटीसी टूरिज्म पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अंचल के यात्री इस ट्रेन में यात्रा झांसी स्टेशन से कर सकते हैं। नए साल की शुरुआत में भी आईआरसीटीसी ने ये ऑफर दिया है। नए साल की शुरुआत में भी आईआरसीटीसी ने टूरिस्ट को ऑफर दिया था। इस नए पैकेज में जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी की यात्रा शामिल थी। गौरतलब है कि देश के ज्यादातर लोगों के बीच इस मंदिर की बहुत मान्यता है। माता वैष्णो देवी मंदिर रायसी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में साल की शुरुआत में हिमपात भी हुआ था, इसलिए आईआरसीटीसी ने खास इंतजाम भी किए थे ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शिक्षा के मंदिर की पवित्रता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को पहले नोटिस देने के बहाने फोन कर बुलाया और फिर क्लासरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद युवती स्कूल से रोते हुए बदहवास हालत में निकली और गांव वालों को सारी घटना बताई। ग्रामीणों ने पहले तो शिक्षक की पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चले कि छात्रा से दुष्कर्म का मामला राजनांदगांव के घुमका थाना क्षेत्र में आने वाले चवर ढाला का बताया गया है, जहां हायर सिक्योरिटी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग पर उसी के शिक्षक दुर्गेश यादव की कई दिनों से बुरी नजर थी। शिक्षक ने पहले फोन कर छात्रा को स्कूल बुलाया और छात्रा जब वहां पहुंची उस वक्त शिक्षक दुर्गेश के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। दुर्गेश ने छात्रा को क्लासरूम में ले जाकर धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उधर पीड़िता के परिजनों ने थाना पहुंचकर शिक्षक दुर्गेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। घुमका थाना एसडीपीओ जीसी पति ने बताया कि नाबालिग छात्रा के परिजनों की शिकायत पर आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। थाने में पूछताछ करने पर शिक्षक ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
और मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र से आने वाली सर्दी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होने से राज्य में अगले 3 दिन तक शीतलहर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने रविवार को बताया कि देश के उत्तर और उत्तर पूर्व इलाकों से अब मध्य प्रदेश की ओर सर्द हवाओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सोमवार से प्रदेश में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। ये स्थिति कल से अगले 3 दिन तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान खजुराहो में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज किया गया। और आपको बता दें कि शीतलहर जो है वो अब बहने वाली है और इसको लेकर ठंड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि अलग अलग जिलों का अलग अलग तापमान है और ऐसे में अगले आने वाले 3 दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में जरूरत है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और घर में रहिए। और संस्कार धानी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जबलपुर से जुड़ी कई स्मृतियों का उल्लेख किया। इसी दौरान सीएम ने अपना भाषण रोककर कलेक्ट्रेट की क्लास भी लगा दी। सीएम ने जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा को मंच पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई है। आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड की कम संख्या पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये फटकार लगाई है। सीएम ने कलेक्टर को जल्द कार्ड बनाने देने के निर्देश दिए हैं। काम पूरा न होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। और मध्य प्रदेश के प्रोटेन स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सीएम ममता बनर्जी को रामायण भेजी है। रामेश्वर शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रामायण पाठ की अपील की है। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी को रामायण जी भेजी है और उम्मीद है दीदी रामायण जी का पाठ करेंगी, उनके चरित्र को समझेंगी और आगे से जय श्री राम के नारों का विरोध नहीं करेंगी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कोरियर के जरिए सीएम ममता बनर्जी को रामायण की प्रीति भेजी है। बता दें कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने पर और पीएम का संबोधन कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने पर सीएम ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर कहा था कि दीदी जय श्री राम के नारों से इतनी तकलीफ क्यों है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ के विशेषाधिकारी हनन नोटिस पर कहा है कि यह हर विधायक का अधिकार है, लेकिन सुनिश्चित हो कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना के समय कांग्रेस सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इसके अलावा विश्वास सारंग ने कहा है कि एक भी किसान अगर कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं तो वो इनाम दे दूंगा। कांग्रेस के आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हल्ला बोल प्रयोग, आंसू गैस के गोली और वाटर कैनन की कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहली कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। युवा कांग्रेस के गुंडों ने पहले पत्थरबाजी की और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गुंडों का नेतृत्व करने की सुपारी दी है। जिन नेताओं के प्रदर्शन किया वो गुंडे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पार्षद का टिकट चाहिए चंदा वसूली के लिए। वहीं कल ममता बनर्जी द्वारा मंच में बुलाकर अपमान नहीं करना चाहिए के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ममता दीदी को सुभाष चंद्र बोस और राम का अपमान करना था, उनसे और क्या अपेक्षा करेंगे। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान का शुभारंभ किया है। दोपहर 12 बजे राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से सीएम शिवराज ने पंख अभियान का शुभारंभ किया। पंख अभियान किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, जानकारी, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जोड़ने का अभियान है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में 503 नए आंगनबाड़ी केंद्रों और 12 वन स्पॉट सेंटरों का भी लोकार्पण किया है। और किसानों के समर्थन में कांग्रेस भोपाल के बाद अब इंदौर के दोपालपुर में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने आज कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला। आज देपालपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर से सभा स्थल तक पहुंचे। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की थी। देपालपुर में आयोजित रैली के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कांग्रेस नेताओं को किसानों के साथ 200 ट्रैक्टर लाने का टारगेट दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देपालपुर पहुंचकर सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं भी देपालपुर में मौजूद रहे। और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर किसी कार्य के दौरान ग्वालियर के श्री कृष्ण नगर कॉलोनी पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री तोमर भी को भूख लग गई। इसके बाद उन्होंने आप देखा ना ताऊ सीधे एक वाल्मीकि समाज के से ताल्लुक रखने वाले विधवा महिला के घर पहुंच गए और उससे भोजन मांग लिया। इस बीच विधवा महिला अवाक रह गई। हालांकि उसने खुद को संभालते हुए मंत्री जी को खाना परोसा। और ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि जैसे गरीब के घर पे मंत्री जी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने महिला से खाना मांगा और उनके घर पर खाना खाया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। अब देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।